सैलाब का पानी जब तबाही मचाता है, बहुत बड़े पैमाने पर घर तबाह होते हैं, फसलें तबाह होती हैं, हम उसे देख सकते हैं, वो नुकसान हम देख सकते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यही सैलाब का पानी एक और दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाता है, जिसे हम बेखबर होते हैं, नहीं देख सकते। और वो दुनिया है इन इन्वर्टिब्रेट्स की। ये ज़मीन के नीचे होती है। ये इन्वर्टिब्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जैसे कि ये टर्माइट्स। अगर ये ना हो तो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाए, और ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये सब कैसे होता है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स जो हैं ये इनको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं। आजकल फॉरेस्ट हैं जो इंसानों ने डेवलप किए हुए हैं, तो वो उनके लीव्स गिरते हैं, उनकी ब्रांचेस टूटती हैं, तो वो सारे के सारे कुछ अरसे बाद आपको नज़र नहीं आते। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स ट्रैप हो जाते हैं इन प्लांट्स में, सेलुलोज में, ये टर्माइट्स उसको रिसाइकल करती है ताकि प्लांट्स जो हैं दोबारा उन न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर कर पाएँ, अपनी ग्रोथ बेहतर कर पाएँ। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ है। इनका सोशल सिस्टम है। नीचे ये कॉलोनीज़ में रहते हैं और उस कॉलोनी में कई मिलियन की इनकी तादाद होती है, और उन्होंने इसमें कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है। इनमें 90% वर्कर्स हैं। ये सिर्फ खुराक ढूंढते और नेस्ट बनाते हैं। ये लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए इनकी और कॉलोनी की हिफाजत के लिए सोल्जर्स होते हैं। टर्माइट्स की ज़ेरे ज़मीन अफजाइश नस्ल की इब्तदा ज़मीन के ऊपर होती है, जब इनकी मुस्तकबिल की मलका के पर गिरते हैं। बारिश के बाद हम देखते हैं जो बाहर पितंगे निकलते हैं, वो एक्चुअली इसके किंग और क्वीन होते हैं। वो फ्यूचर किंग और क्वीन होते हैं, कॉलोनी के फाउंडर्स होते हैं। उनके पर गिर जाते हैं और फिर वो पेयर बना लेते हैं। फीमेल आगे आगे चलती है, मेल पीछे पीछे। तो ये फिर अपना ज़मीन के अंदर चले जाते हैं इसी तरह पेयर। फिर ये वहाँ पे अपना रॉयल चैम्बर बनाते हैं, और फिर क्वीन जो है वो मेटिंग करके एग लेइंग शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता जो क्वीन का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है साथ साथ, और वो एग लेइंग मशीन हो जाती हैं। वो एक दिन में बाज़ स्पीशीज़ में 30 से 40 हज़ार से 60 हज़ार तक भी अंडे दे सकती हैं। दीमक ज़ेरे ज़मीन अकेली नहीं, इसके साथ ही चींटियाँ भी कॉलोनी बनाकर रहती हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती। आमना सामना हो जाए तो लड़ाई हो जाती है। इसमें ज़्यादातर चींटियाँ जीत जाती हैं, लेकिन चींटियाँ भी ज़मीन की ज़रखेज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। एंट्स में कोई एक सेपरेट कास्ट नहीं होती सोल्जर की। वो जितने के जितने वर्कर हैं वो सारे के सारे सोल्जर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। इनके टर्माइट्स के जो हैं वो सिर्फ 4 to 5% होते हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा है। अब इसी तरह एंट्स की जो सक्सेसफुल, वो भी इसी तरह के, वो भी कॉलोनीज़ में रहते हैं। उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं नेचर के अंदर। एक तो जिस जगह पे इनकी कॉलोनी होगी वहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। टर्माइट्स तो थे वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज के ऊपर फीड करते हैं। ये वाले ओमनीवोर हैं एंट्स। ये अगर कोई एनिमल, जैसे एनिमल की डेथ हो जाती है, उसमें से खुराक लेके जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्लांट मैटर को भी ये नीचे लेके चले जाते हैं, उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ती है। दूसरा एक और काम करती हैं कि ये सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो ये उठा के लेके जाती हैं, दूसरी जगह पे जाके फेंकती हैं। सीड का डिस्पर्सल का ये काम करती हैं मेन जो है, उससे एक नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी कायम रहती है। किसी भी इन्वायरमेंट का जो अंदाज़ा है वो उसके अगर हमने देखनी हो कि भाई वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना यानी कि बैलेंस है, वहाँ पे हम एंट्स की पॉपुलेशन को देखते हैं, एंट्स की डाइवर्सिटी को देखते हैं। जितनी ज़्यादा एंट्स की डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो वाला इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। आप इन्हें देख सकते हैं, चींटियाँ बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं, कुछ तो बहुत ही स्मार्ट भी होती हैं। छोटी एंट्स होती हैं, ये अमूमन ये करती हैं कि वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकती। ये दूसरी बड़ी एंट के एग्स को ला के अपनी कॉलोनी में रख लेती हैं। फिर वो जब उसमें अडल्ट वो बनता है, वो वर्कर बनता है, वो बड़ा होता है, वो मोर पावरफुल होता है, वो समझता है मैं इसी कॉलोनी का हूँ, तो वो उनके लिए स्लेव के तौर पे काम करता है। माहौलियाती निज़ाम का ये एक और बहुत ही अहम मेंबर है, सॉलिटरी बीज। हमारी जान पहचान ज़्यादातर सिर्फ शहद की मक्खियों से है, लेकिन ये तो सिर्फ 20% के करीब हैं।
वर्ल्ड में तकरीबन 20,000 स्पीशीज़ बीज़ की जो हैं रिकॉर्ड की गई हैं, उसमें से लेकिन 80% के करीब जो हैं वो सॉलिटरी बीज़ हैं, जो अपना नेस्ट या तो ज़मीन के अंदर बनाती हैं या कच्ची दीवारों में बनाती हैं या ट्रीज़ के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं उनके अंदर अपने नेस्ट बनाती हैं। ये होल है, इनके अंदर जाके वो अपना ऐसे करती है कि अपना एग लेइंग करेगी और उसको ना सील कर देगी आगे, फिर जो है अपना फिर एग लेइंग करेगी, सील करेगी, चैम्बर बनाती जाती है। तो वो चैम्बर इस तरह से बनाती है कि पहले जो है वो पहले वाला निकलेगा, फिर अगले वाला, फिर अगले वाला, ताकि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। यानी कि उसको इतना होता है कि भाई मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है वो प्रिजर्व रहे और वो जो है ना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। हमारी मोर देन 70% ऑफ द क्रॉप्स जो हैं, जो फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं, वो पोलिनेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनकी पोलिनेशन ये बीज़ करती हैं। 30% जितना हम कुछ खा रहे हैं, 30% फूड जो है हम कह सकते हैं कि इन बीज़ की वजह से जो है ना हमें अवेलेबल हो रही होती है। अल्फाल्फा या लूसन एक ऐसी फसल है जिसमें लाइव स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद है। इसका बीज बनाने में सॉलिटरी बीज का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेशल मैकेनिज़्म है उसकी पोलिनेशन में, जब तक कोई उसको ट्रिपिंग नहीं करेगा तो वो पोलिनेशन करके उससे सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जो सॉलिटरी बीज होती हैं जो ग्राउंड में ज़्यादातर अपने नेस्ट बनाती हैं, ये बड़े ही उसके अच्छे पोलिनेटर हैं। तो जैसे ही फिर उसका फ्लावर आता है तो ये उसको विज़िट करती हैं और उसको फ्लावर को ट्रिपिंग करके और उसमें फिर वो उसकी पोलिनेशन होती है, फिर उससे सीड प्रोड्यूस होता है। माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन इन जैसे हशरात से ही कायम है। ये ना हो तो इंसान के लिए खुराक पैदा करना ही मुश्किल हो जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो ये एंट्स हैं जो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के भी तौर पे काम करती हैं। ये मुख्तलिफ जो पेस्ट होते हैं, उनके कीड़े मकोड़े, उनके अंडों को, उनके छोटे बच्चों को, उनको खाती हैं, उनकी खुराक हैं ये। तो जब ये मौजूद नहीं होंगी तो वो पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारी पैदावार भी कम होगी। वर्ल्ड में स्टडीज़ बहुत सारे साइंटिस्ट ने की हैं कि टर्माइट्स और एंट्स की वजह से तकरीबन 40% तक वीट की यील्ड इंक्रीज़ होती है। टर्माइट के गट के अंदर ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर से नाइट्रोजन को कैप्चर करके ज़मीन में प्लांट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। इनकी मूवमेंट से सॉइल जब पोरस होती है तो जो एरोजन है, जो सॉइल एरोजन है वो भी कम होता है क्योंकि पानी पेनिट्रेट करता है। सॉइल पोरस होती है तो जो पौधे की जड़ें हैं वो भी काफ़ी नीचे तक उनको जाने में यानी कि वो चली जाती हैं और अपनी न्यूट्रिशन सही तरीके से हासिल करती हैं। तो जब ये नहीं होंगी तो ज़मीन कम्पैक्ट हो जाएगी, ज़मीन सख्त हो जाएगी, उसमें एग्रीकल्चर करना जो है वो एज सच नहीं होगा जैसे पहले था, इनकी मौजूदगी में था। सैलाब इस माहौलियाती निज़ाम का ये तवाज़ुन बिगाड़ देता है। जहाँ पानी आए या कुछ दिन रुक जाए, वहाँ इन हशरात की कॉलोनियाँ तबाह हो जाती हैं। इनमें पलने वाली उनकी अगली नस्ल भी मिट जाती है। लेकिन सवाल ये है कि सैलाब के पानी से इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। माहिरीन कहते हैं इसके लिए सैलाबी इलाकों में इनके लिए महफूज मकामात बनाने पड़ेंगे और इन मकामात का तयन सैलाब से हिफाजत के लिए बनाए जाने वाली पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए।